ओके गाइस, नई वीडियो आ गई। वेलकम टू द एलियस। नाम मेरा है रोहित और हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 पे पहुंच गए हम लोग। देख रहे हो तुम? तो 5 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और एग्जाम से पहले तो जरूर देख लेना सारे जाके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और हाँ, ध्यान रखना इसमें हम सेक्शन ही कवर कर रहे हैं। सेक्शन है जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 18-20, वो 18 क्वेश्चन कवर सेक्शन ए में होते हैं एमसीक्यू के, और 2 क्वेश्चन होते हैं उसके, क्या नाम है उसका, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, तो वो असर्शन एंड रीजन की मैंने अलग से टॉपिक बनाई है। इन वीडियो में ये 18 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों देख लेना। अच्छा जी, और क्या बताना है मुझे आपको? और कुछ नहीं बताना, चलो सीधे क्वेश्चन पे आप। ठीक है, कंसंट्रेशन इधर, पेन कॉपी लेके बैठा करो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, द क्लास इंटरवल ऑफ अ गिवन ऑब्जर्वेशन is 15 to 20, then the class mark for this interval will be। तो क्लास इंटरवल ये है 15 से 20। इंटरवल होते हैं ना, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है अपने। जब स्टैटिस्टिक होते हैं तो उसमें इंटरवल होते हैं। तो एक क्लास इंटरवल दे रखा है 15 से 20 किसी ऑब्जर्वेशन का, तो उसका क्लास मार्क पूछ रहा है वो। तो क्लास मार्क निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये फॉर्मूला होता है क्लास मार्क निकालने का। यही निकालना है ना। तो अपर लिमिट क्या है? अपर मतलब जो बड़ी वाली लिमिट है। ये क्लास इंटरवल है 15 से 20, तो इसमें बड़ी लिमिट क्या है? अपर लिमिट। अपर मतलब ऊपर वाली 20, प्लस लोअर लिमिट यानी 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 35/2, काटोगे तो 17.5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा याद रखना है? ये वाला, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। ये क्लास इंटरवल की लिमिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 8 ग्रीन बॉल एंड 7 व्हाइट बॉल्स। तो एक बैग है, उसके अंदर 5 लाल रंग की बॉल है, 8 ग्रीन रंग की बॉल है और 7 व्हाइट कलर की बॉल है। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉल रैंडमली इस बैग में से निकाली। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि चीज की, कि बॉल जो हम निकालें एक बॉल, वो ना तो नाइदर ग्रीन हो, ना तो ग्रीन हो और ना ही रेड हो। मतलब व्हाइट बॉल निकले बेसिकली, वो ये कह रहा है, ना तो ग्रीन हो ना रेड हो। तो पहले तो बताओ प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस। फेवरेबल को मैंने ऐसे लिख दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स फॉर्मूला समझने की कोशिश करो, रटा मत करो। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, मतलब क्या है फेवरेबल चांसेस? मतलब जो हमें चाहिए उसकी कितनी, वो कितने हैं और टोटल कितने हैं। तो टोटल तो देख लो भाई, 5 + 8 + 7 कर लो, टोटल आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले में नीचे तो हमें क्या आएगा वो तो हमें पता है, 5 + 8 13, 13 + 7 20, तो नीचे तो 20 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए वो क्या है? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ग्रीन नहीं आनी चाहिए और रेड नहीं आनी चाहिए, यानी कि व्हाइट आनी चाहिए। तो व्हाइट कितनी है? 7। फेवरेबल मतलब जो हमें चाहिए, तो क्या चाहिए? व्हाइट आएगी, व्हाइट चाहिए, तो ऊपर आएगा 7। तो आंसर है 7/20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मेरे को बड़ा मजा आता है यार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो ना आपके, तो एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो बस इसी फॉर्मूले पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ sin 30 cos 60 + sin 60 cos 30 इज। तो इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। कर लो। sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। ऐसे आपको भी याद होनी चाहिए। प्लस sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 क्या होती है? √3/2। सॉल्व करो इसको। 1/2 इंटू 1/2 1/4, बीच में प्लस √3 इंटू √3। जब दो स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है। तो 3 नीचे 2 इंटू 2 4, एलसीएम लिया 4, 1 + 3 4, 4 से 4 कटा, आंसर आया 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। स्पीड देख ली आप, अपनी स्पीड पर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा। इसको बताओ, द आउटर एंड इनर डायमीटर of a circular ring are 34 centimeter and 32 centimeter respectively. The area of the ring is। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ये होता है ना। पर यहाँ पर ऐसे है रिंग, ऐसे 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 रिंग है ना, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने बता रखा है जो आउटर और इनर डायमीटर बता रखा है। तो डायमीटर यानी कि रेडियस का डबल, हमें तो रेडियस चाहिए होता है। तो यानी कि आउटर डायमीटर 34 है, तो उसका रेडियस कितना होगा? इसका आधा। तो आर ओ आउटर लिख देता हूँ 17। तो आउटर रेडियस है 17,
इनर रेडियस कितना होगा 32 का आधा 16, ठीक है। ये डायमीटर दे रखा है ना इसलिए आधा किया मैंने। तो आउटर रेडियस है 17, इनर रेडियस है 16 और हमें एरिया पूछ रहा है रिंग का, हमें एरिया पूछा है रिंग का। तो आप क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन में एरिया क्या होता है पाई, ये पाई एज इट इज, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर की जगह आउटर माइनस इनर कर देंगे। ये आउटर, ये वाला आउटर रेडियस है जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ठीक है, और ये ब्लू वाला इनर रेडियस है, ये आर ओ है, ये आर इन है। तो हमें जब एरिया ऑफ रिंग निकालना होगा तो हमें जो रेडियस ऑफ आउटर है माइनस रेडियस ऑफ इनर का होल स्क्वायर करना होगा, ये ध्यान रखना है बात। तो रेडियस ऑफ आउटर कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ इनर कितना है 16, 16 का स्क्वायर, ये है हमारा। बस इसको सॉल्व कर दो। पाई आर स्क्वायर ही तो लिखा है मैंने, बस यहाँ पर आर की जगह मैंने आर आउटर और माइनस आर इनर लिखा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो। पूरा ऑप्शन पाई पाई में है तो पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सॉल्व करो। तो ये पाई एज इट इज 17 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर को सॉल्व कर दो। 17 स्क्वायर कितना होता है, 17 स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको, मैंने आपको बोला था अगर आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से 10 तक के क्यूब, ठीक है। तो अगर आपको ये याद होगा तो ठीक है, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं है, तो ए प्लस बी क्या होगा 17 प्लस 16 यानी कि 33, और 17 माइनस 16 ए माइनस बी 1 होगा, तो पाई होगा 13 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसको बस मैंने सॉल्व किया है। इसमें समझने वाली बात क्या थी वो देख लो, कि जब भी ऐसे आपको आउटर और इनर रेडियस दे रखा हो और एरिया निकालना हो सर्कुलर कोई भी चीज का, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर करते करो एरिया निकालते वक्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये हमें दे रखा है और हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको देखो लिखते हैं 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। इस 2 को मैं उधर भेजूंगा तो क्या बनेगा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रूट 3/2 है ये याद आ रहा है आपको, ये साइन की कौन सी वैल्यू होती है रूट 3/2, साइन 60 होती है, साइन 60 डिग्री होता है रूट 3/2। तो इसका मतलब ये जो 2 थीटा है ये 60 डिग्री होगा, तभी तो रूट 3/2 आ रहा है। तो 2 थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30। तो थीटा की वैल्यू होगी 30 और ये तो निकालना था थीटा की वैल्यू, तो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर मैंने जल्दी से कर लिया तो दोबारा सुन लेना पीछे जाके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे रखा है और बोल रखा है इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। इसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता रखा है, डिग्री क्या होता है कैसे होता है। आई थिंक ये तो 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया बेसिकली, 9th के बच्चे भी कर लेते हैं। तो डिग्री मतलब जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसमें मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर इसमें क्या है 5, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। और ध्यान रखना डिग्री जो होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन मतलब पी वाई क्यूब फॉर्म में नहीं हो सकती, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ sin a is equal to 1/2 cos b is equal to 1 then the value of cot a plus b। ये फाइंड करना है हमें। साइन ए की वैल्यू दे रखी है 1/2, साइन ए इज इक्वल टू 1/2। तो बताओ साइन की 1/2 कब होती है वैल्यू, साइन की वैल्यू 1/2 होती है जब साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो ए है ये 30 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कॉस बी, कॉस बी इज इक्वल टू 1। कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जब कॉस 0 डिग्री होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया बी की वैल्यू, ये जो बी की वैल्यू है भी 0 डिग्री है। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई 30, बी की वैल्यू मिल गई 0। तो हम ये कॉट ए प्लस बी निकाल सकते हैं आराम से। तो कॉट ए प्लस बी क्या होगा, ए क्या है, कॉट ए है 30 प्लस 0, तो यानी कि कॉट 30 हो गया, 30 प्लस 0 30 रहेगा। तो कॉट 30 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया वैल्यू बताने का। तो कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी। वैल्यूज वगैरह सब याद कर लेना, ये साइन कॉस की सबकी 10 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ r इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kr स्क्वायर माइनस kr माइनस 3 इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन समझ आया? ये r इज इक्वल टू 3 है, ये रूट है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसका रूट है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बता चुका हूँ। रूट क्या होता है, जिसको हम जब वापस से इक्वेशन में डालें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। तो ये बताया रखा क्वेश्चन में कि ये रूट है, तो हम इसको इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो डाल देते हैं आर की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में। तो डालते हैं के, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ आर की। ये आर 3 है तो यहाँ पुट करूंगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस के, आर की वैल्यू फिर से पुट की 3 और माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करके के की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? कर लेंगे आराम से। 3 का स्क्वायर 9 इंटू के, 9 के, ये हो गया माइनस 3 के, ये माइनस 3 इक्वल टू 0 चल ही रहा है। 9 के माइनस 3 के कितना होगा? 6 के। 9 के माइनस 3 के 6 के, और ये माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो 6 के, ये 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 के इज इक्वल टू 3/6, यानी कि 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज। तो ये आपके सामने पॉलिनोमियल दे रखा है और डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री का मतलब हमें क्या पता होना चाहिए? डिग्री मतलब होता है जो पॉलिनोमियल होता है उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो पहले तो इसको सॉल्व करें, दोनों ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करके हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में तो लिखें, फिर देखेंगे डिग्री कौन सी सबसे बड़ी है। तो इसको सॉल्व करें मैं दोनों ब्रैकेट को, तो ये हो गया x। वैसे तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ये x इस x4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो x5 हो जाएगा, और 5 से बड़ी पावर कोई होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। इतना क्विकली भी देख सकते हो आप एमसीक्यू में, लेकिन चलो सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये x+1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 4 - 1 है, तो इसको सिंपली बस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x5 माइनस एक्स, उसके बाद ये हुआ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस x4 -1। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, उसके बाद आपका ये बचा x की पावर 5, ये हो गया प्लस x की पावर 3, ये हो गया आपका माइनस एक्स, ये माइनस एक्स और माइनस एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, 2x +1। ठीक है, जो भी है मैक्सिमम पावर क्या होगी इसकी? 5, जो कि ऑप्शन नंबर है। इतना बड़ा सॉल्व कर, एमसीक्यू है तो पूरा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि यार ये x है, इस x4 में जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 5 आएगी, और कहीं नहीं आएगी x की पावर 5। जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3 होगी, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगी। तो यानी मैक्सिमम पावर 5 ही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1944। तो देखो, ये कह रहा है कि 1944 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें एक्सपोनेंट ऑफ 3 मतलब जो 3 की पावर होगी वो बतानी है कितनी होगी। 3 की पावर, बेसिकली एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 1944 का करो, और उसमें हमें 3 की पावर पूछ रहा है कितनी होगी इन ऑप्शन में से। तो 90 प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब सबसे छोटे टर्म में तोड़ देना इस नंबर को। तो 3 में तोड़ेंगे तो हम क्यों ना हम 3 से इसका काटना शुरू करें। तो 3 6 18, क्योंकि हमें 3 की चाहिए ना सिर्फ, तो हम 3 से शुरू करते हैं। 3 6 18, 3 4 12, 3 24। फिर से जाएगा 3 से, 3 2 6, 3 1 3, 3 6 18। फिर से जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 2 6। फिर से जाएगा 3 से, 3 2 6, 3 4 12। फिर से जाएगा 3 से, 3 8 24। अब उसके बाद 2 से जाएगा 8, यानी कि 2 का क्यूब। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 3 की कितनी पावर हुई? 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर ये क्यूब। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें किसकी पावर पूछ रहा है? 3 की। तो 3 की पावर क्या है? 5, जो कि ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? प्राइम फैक्टराइज करना तो आपको आना आना चाहिए अब तक, पेपर के तक नजदीक हो तुम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। When placed along a wall, a ladder forms 60-degree angle with the ground. If the ladder's foot is 10 meter from the wall, the length of the ladder is. Length of the ladder पूछ रहा है। समझ आया क्वेश्चन तुम लोगों को? ये कह रहा है
एक लैडर है, सीढ़ी है, वो दीवार के सहारे खड़ी हुई है, तो ऐसे ही दीवार है, ठीक है, और उसके सहारे सीढ़ी खड़ी हुई है, तो सीढ़ी दीवार, ये दीवार सीधी है तो सीढ़ी ऐसे खड़ी होती है ना, ये ऑरेंज कलर से ऐसे, ये सीढ़ी ऐसे खड़ी है, ठीक है, ऑरेंज वाली सीढ़ी है यानी लाइटर है। अब आगे पढ़ते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, और कह रहा है कि ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है, तो ये ग्राउंड है हमारा, ये 60 डिग्री एंगल बना दिया, ये वॉल है येलो वाली और ये ऑरेंज वाली लाइटर है। उसके बाद कह रहा है कि लैडर का जो फुट है, फुट क्या है लैडर का, ये नीचे वाला, ये 10 मीटर अवे है वॉल से, तो ये वॉल है और ये लैडर का फुट है, इन दोनों में ये जो डिस्टेंस है ये बता रखा है इसने 10 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये जो डिस्टेंस है लैडर और वॉल के बीच में, फुट में इनके नीचे, वो 10 मीटर का है, ये बता रखा है। आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब ये ऑरेंज लैडर की लेंथ पूछ रहा है, तो इसको मैक्स मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है आपका। अब मुझे बताओ इसमें, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 90 डिग्री है, तो ठीक है, ये सीधी वॉल है और ये ग्राउंड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। हमें ये लेंथ ऑफ लेटर निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा वाला लगाऊं कॉन्सेप्ट, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस क्या है ये 10 मीटर, और हाइपोटेनस क्या है ये, जो हमें सॉल्व करना है, तो एक्स मान लिया, बस इसको सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 इज इक्वल टू 10 और ये x, ठीक है, तो यहाँ x इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके और 2 उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, और सारी चीजें मीटर में है तो मीटर, तो आंसर है 20 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी। समझ आ गई बात, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जल्दी से। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन kx minus 3y is equal to k minus 2, 12x plus ky is equal to k has no solution। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपका पेपर में आना ही आना है। ये वो है कि जो दो लाइनें ऐसे होती है, उसकी इक्वेशन ऐसे है, मान लो जनरल इक्वेशन, पहली लाइन की ऐसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है, पेयर की बात हो रही है ना। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन है मान लो आपकी, ठीक है। तो इसमें ये दो इक्वेशनों का नो सॉल्यूशन का केस तब होता है जब दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें पैरेलल हो आपस में। जब दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती है तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाली कंडीशन होती है। और ये a1 b1 सब क्या है, का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट ये, तो यहाँ पर भी ये दो कंडीशन, दो इक्वेशन दे रखी है लाइन की, और ये हमें ऑलरेडी बता दिया कि नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन मतलब ये वाली कंडीशन चलेगी, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 c2 वाली, तो हम इन्हीं का यूज करके हमें k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वही तो पूछा हमसे, k की वैल्यू, तो करते हैं ये वाली का यूज। तो ये जो हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, इसमें हम वैल्यू लिख लेते हैं पहले तो a1 क्या है, ये वाला a1 है k, तो मैं लिख लेता हूँ a1 की वैल्यू है k। b1 क्या है, ये रहा b1 -3, ठीक है, b1 की वैल्यू -3 क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन है ना, और c1 की वैल्यू ये 0 होना चाहिए, तो इधर चला जाएगा k-2, लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू -k-2, ये ब्रैकेट में -k-2, तो a1 b1 c1 मिल गया। सिमिलरली इस इक्वेशन से a2 b2 c2 ले लेते हैं, तो a2 क्या है, ये 12 x का कोफिशिएंट, b2 क्या है, k y का कोफिशिएंट, और c2 क्या है, k उधर जाके माइनस के हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है जनरल इक्वेशन में, तो c2 है -k। तो हमें ये सारी चीजें मिल गई, अब हम इसमें डाल सकते हैं, तो डालते हैं इसमें, ठीक है। तो चलो k के लिए सॉल्व करते हैं, तो a1/a2 यानी कि k/12 इज इक्वल टू b1/b2 यानी कि -3/k इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये माइनस माइनस, ये जो दोनों माइनस है काट के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ k-2/k, ठीक है। हमें तो k की वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन में,
तो k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम बस इन दोनों से भी कर सकते हैं, ये तो नॉट वाला है, तो ये जो बॉक्स बनाया k/12 इज इक्वल टू -3/k, इससे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा k/12 इज इक्वल टू -3/k। तो ये k उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k², ये 12 उधर जाके -3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -36। तो k² इज इक्वल टू -36 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आपका यहाँ पर एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है? वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट k² इज इक्वल टू नेगेटिव आ रहा है, -36 है ना, नेगेटिव। लेकिन कोई भी चीज जो स्क्वायर में होती है ना, स्क्वायर में, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती। कोई भी चीज जो स्क्वायर में होती है वो नेगेटिव कभी नहीं होती। तो इसका मतलब ये जो कंडीशन आ रही है k² -36, ये आ नहीं सकती। इसका मतलब k की जो ये वैल्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है ये पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन। समझ रहे बात? मैथ्स में जो स्क्वायर होता है ना, उसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती कभी भी। तो आप करके देख लो, जैसे मान लो -3 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो देखो 9 हो जाता है, हो गया ना पॉजिटिव। स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती मैथ्स में, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन। के की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 205? तो हमें मल्टीपल ऑफ 4 पूछ रहा है। मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 का टेबल चल रहा होगा। 10 और 205 के बीच में कितने हैं 4 के मल्टीपल, कितने? तो बेसिकली एपी का क्वेश्चन है। तो 10 के बाद कौन सा आता है जो 4 के टेबल होता है? 12। उसके बाद 16, 4 बढ़ता जाएगा ना, तभी तो 4 के मल्टीपल होंगे। 20, 24, 28, ऐसे चलते 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 लास्ट जो होगा 4 का मल्टीपल वो होगा 204। 205 के बीच में 204, ये भी कट जाएगा। देखो 4 से 4 5 20, 51 टाइम्स में कट जाएगा ये। ठीक है, तो ये एक एपी चल रही है एक तरह से, आप देखो तो 12, 16, 20, और ये पूछ रहा है हाउ मेनी। तो बेसिकली हमें एन की वैल्यू पूछ रहा है, nth टर्म की वैल्यू। तो हमारा एपी का फॉर्मूला याद है आपको, ये वाला nth टर्म वाला, एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 d, बस यही लगेगा यहाँ पर, और n की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो देख लो, a हमें पता है, a क्या होता है? पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या है? 12। तो a की वैल्यू है 12। उसके बाद आपका n तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। d मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है? 4। सब में 4 4 ऐड हो रहा है भाई, 4 के मल्टीपल है तो 4 4 ही ऐड होगा। तो a भी पता है, d भी पता है, तो n की वैल्यू नहीं निकाल सकते तुम? इसमें डाल के n की वैल्यू निकाल दो। और हाँ, an भी पता है। an क्या होता है? an मतलब आखिरी टर्म। आखिरी टर्म क्या है? 204। तो an की वैल्यू भी पता है 204। तो इन सब में डालो, a की जगह 12 डालो, d की जगह 4 डालो, n की जगह 204 डालो, सॉल्व करो और n की वैल्यू बताओ। ये काम आपका होमवर्क। वैल्यू पुट ही तो करनी है सीधे फॉर्मूले में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये बड़ा सा अजीब सा पॉलिनोमियल दे रखा है और पूछा रखा है इसका जीरोस क्या है, जीरोस। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखा है x² -3x -m ब्रैकेट m+3। तो अजीब सा दिखने वाला पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके जीरोस पूछ रहा है, और ये ऑप्शन है। 2 जीरोस निकलेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, जितनी पावर होती है उतने जीरोस निकलते हैं। जीरोस मतलब रूट या सॉल्यूशन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखो, इसको हमें इसके करने के 2 तरीके हैं, क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं सॉल्व। पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका तो ये है कि इसको हम सॉल्व करते हुए चलें, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह करके, और आप अपने इसके जीरोस निकाल लें। एक तरीका ये है कि हम ऑप्शन से चलें। ऑप्शन से चले मतलब देखो, ये इन्हीं ऑप्शन में से जीरोस हैं, और जीरोस का क्या कंडीशन मैंने बताई? जीरोस वो होता है कि उसको हम जब वापस से पॉलिनोमियल में डालें, वापस से इक्वेशन में डालें, जो इक्वेशन है या पॉलिनोमियल है, तो वो जीरो बन जाए, सेटिस्फाई हो जाए मतलब कि। तो इनमें से कोई सा कौन सा आप डाल डाल के देख लो, जिसमें जीरो हो जाएगा वही है। तो सपोज करो मैं इसको फर्स्ट वाले को डाल के देखता हूँ, -2 एक्स की जगह, यहाँ पर एक्स की जगह -2 डाल के देखता हूँ। तो -2 का स्क्वायर 4, यहाँ -2 डाला तो -3 × -2 +6 -m+3। तो ये तो जीरो नहीं हुआ। जीरो अगर ये जीरो होता तो ये पूरा जीरो हो जाता। तो इसका मतलब ये ऑप्शन ए तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन से चल सकते हो आप, ये ऑप्शन ए नहीं है। सिमिलरली इसको देख सकते हो 4 डाल के, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पर इन दोनों को डाल के देखोगे ना जब आप,
x की जगह तो 0 आएगा। जब माइनस m को डालोगे इस पॉलिनोमियल में तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। m+3 को भी जब डालोगे x की जगह तो भी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको आप डाल के देख सकते हो। मान लो चलो एक में डाल के दिखाता हूँ, -m इसमें डालो, ये नीचे लिखी हुई है मैंने, इसमें डालो x की जगह। तो यहाँ डालता हूँ x की जगह -m, तो -m का स्क्वायर m², यहाँ डाला -m तो -3 इंटू -m +3m, और ये तो एज इट इज है m+3। अब देखो ये 0 हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, m² +3m, ये अंदर मल्टीप्लाई होके -m² मल्टीप्लाई होके -3m, तो ये m² से m² गया, 3m से 3m गया, 0 आ गया ना। तो ये फर्स्ट वाला तो सही है। सिमिलरली m+3 जब आप डाल के देखोगे x की जगह तो वो भी 0 दिखाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। ये ऐसे MCQ से चेक कर सकते हो, वरना इसको इक्वेशन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो ट्रेडिशनल तरीके से उसके रूट निकालने के लिए। ठीक है, तो वो तो बुक में आप देख सकते हो, MCQ के लिए ऐसे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन द फिगर ADC इज 90 डिग्री, ADC ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है। BC इज इक्वल टू 38, BC मतलब ये पूरी लेंथ 38 है। CD इज इक्वल टू 28, ये पूरी लेंथ 28 है। BP इज इक्वल टू 25, यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ BP, ये वाली ये 25 है। हमें रेडियस ऑफ अ सर्कल पूछ रहा है, बेसिकली सर्कल का रेडियस। चलो यहाँ सेंटर मान लेते हैं O। अब ये सब टेंजेंट है, ये सर्कल की Q पॉइंट पे, R पॉइंट पे, S पॉइंट पे, P पॉइंट पे सब टेंजेंट है। तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर प्रॉपर्टीज पता नहीं होगी तो, वरना इजी है। ये सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो मतलब ये भी परपेंडिकुलर है क्योंकि ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है CD टेंजेंट का। सिमिलरली ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट S है AD टेंजेंट का, तो इसको भी जब ज्वाइन करूंगा तो ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझने वाली कि ये OR जो है और OS जो है ये दोनों रेडियस है सर्कल का। ठीक है, और हमें यही फाइंड करना है OR या OS। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला इसको फोकस करो, ये जो मैंने ब्लू किया है ना, ये जो मैं अब येलो कर रहा हूँ, इसको फोकस करो। ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्री मतलब 4 पॉइंट वाला, RDSO, RDSO पे फोकस करो तुम, RDSO पे। अब इसमें देखो, इसमें सारे एंगल 90 हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ये जो RDSO क्वाड्रिलेटरल है इस पे फोकस करो, ये जो डार्क किया है। तो इसमें ये दो एडजेसेंट साइड मतलब जो बाजू बाजू वाली साइड है इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है, ये वाली और ये वाली है ना, दोनों रेडियस है। तो इसका मतलब ये जो RDSO है ये स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि स्क्वायर में ये कंडीशन होती है कि सारे एंगल 90 डिग्री और दो एडजेसेंट साइड यानी बाजू बाजू वाली साइड इक्वल। तो स्क्वायर में सारी साइड इक्वल हो जाती है फिर, क्योंकि रेक्टेंगल में भी ये कंडीशन होती है, ये रेक्टेंगल है कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बाजू बाजू वाली साइड इक्वल नहीं होती। जैसे देखो ये लंबी है, ये छोटी है, लेकिन स्क्वायर में बाजू अगर दो बाजू वाली साइड इक्वल हो गई यानी कि वो स्क्वायर है। तो यहाँ पर वही हुआ, ये दो बाजू वाली साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब ये RDSO स्क्वायर है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, RDSO स्क्वायर है। बस अब आपका काम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि ये RDSO स्क्वायर है। अब एक और कॉन्सेप्ट टेंजेंट वाला। टेंजेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता था, मान लो ये सर्कल है और ये एक पॉइंट है, तो इस एक सिंगल पॉइंट से जब दो टेंजेंट बनती है एक सर्कल पे, जैसे ये टेंजेंट 1 मान लो, ये टेंजेंट 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी। टेंजेंट 1 इज इक्वल टू टेंजेंट 2, अगर एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है तो ये प्रॉपर्टी होती थी। तो जो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट बनती है वो इक्वल लेंथ की होती है। तो यहाँ पर देख लो, ये पूरा 38 है, लेकिन ये CR, ये जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, और ये CQ, ये दोनों टेंजेंट ही तो है और सिंगल पॉइंट से बन रही है, तो उसका मतलब ये इक्वल होगी। तो CR और CQ इक्वल होगी। सिमिलरली ये BQ और BP भी इक्वल होगी। तो जब BP 25 है तो BQ भी 25 होगी। और ये पूरी BC 38 है, पूरी 38 है और BQ 25 है, तो ये बच गया जो CQ है, ये कितना होगा 38 माइनस 25 यानी कि 13। तो ये CQ 13 है, तो ये CR भी 13 होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो ये CR 13 है। ठीक है, और जब CR 13 है और पूरी CD 28 है, तो ये RD कितनी होगी 28 माइनस 13 यानी कि 15। तो ये RD अगर 15 आ गई इस स्क्वायर में, तो स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये वाली
भी 15 होगी, ये वाली भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, तो इसका मतलब रेडियस है 15, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज और सारे कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया तो इसको 2-3 बार बैक करके रिवर्स करके सुनते जाओ, गौर से मेरे वर्ड्स सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं बताया, जो प्रॉपर्टीज है बस वही बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द फिगर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई, ये दे रखा है कि भाई एंगल डी और एंगल ई इक्वल है, और एक ये दे रखी है कंडीशन कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। और आपसे पूछा है कि जो पूरा ट्राइंगल है बड़ा वाला बी ए सी, ये क्या है, स्केलन है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, क्या है? तो देखो, एंगल डी एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब ए डी, जो मैं येलो कर रहा हूँ ये वाली लाइन, और ए ई, ये दोनों आपस में इक्वल है, क्योंकि ए डी इज इक्वल टू ए ई है। क्यों? क्योंकि जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती है, तो ये साइड है ए डी और ई, ये इक्वल है। यहाँ तक ठीक है। अब देखो, इसमें हमें बोल रखा है ए डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो जब ए डी ए ई बराबर है तो ये नीचे वाले डी बी और ई सी भी बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू ए सी भी है। तो देखो, यानी कि ये डी बी और ई सी भी बराबर है, तो इसका मतलब ये पूरा ही बराबर हो गया ए बी, क्योंकि ए डी प्लस डी बी ए बी होगा, ए डी प्लस डी बी ए बी होगा। तो इसको फर्स्ट को और सेकंड को अगर मैं ऐड करूं तो ए डी प्लस डी बी ए बी, ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, यानी कि दोनों साइड ए बी और ए सी इक्वल हो गई। तो दो साइड जब इक्वल हो जाती है किसी ट्राइंगल की तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लें, चलो। ओके गाइस, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इफ अ लाइन सेगमेंट AB of length 6 cm is divided internally by a point C in the ratio of 3:2, then the length of AC is। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन छोटी क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी गलत करते हैं बच्चे। देखो, एक लाइन सेगमेंट है AB जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ये मैंने लाइन सेगमेंट बना दी AB। हमें पता है AB की लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिवाइड हो रही है एक पॉइंट सी से, तो ये पॉइंट सी मान लो यहाँ पर है, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो हमसे AC की लेंथ पूछ रहा है, मतलब ये 3, AC क्या है, 3 वाला पार्ट, और ये रेशियो है, तो हम इसको रेशियो का साइन हटाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 3x। रेशियो का साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पर एक ये जोड़ दिया x, और BC क्या बना, ये वाला 2 वाला पार्ट 2x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये AC प्लस BC को मैं जब ऐड करता हूँ तो पूरा AB बन जाता है, जो है 6 सेंटीमीटर। तो AC प्लस BC यानी कि 3x प्लस 2x यानी कि 5x की वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/5। तो x की वैल्यू मैंने क्यों निकाली 6/5, क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए, और AC की वैल्यू क्या है, 3x। तो x की वैल्यू 6/5 है और AC की वैल्यू है 3x, तो सॉल्व कर दो, तो AC आ जाएगा 3 इंटू x की वैल्यू क्या है 6/5, यानी कि 18/5। ये आंसर आपका 18/5। अच्छा, यहाँ डेसिमल में है तो काट के देख लो, 5 3 15.6 यानी कि 3.6 है, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का था, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसका मतलब आपके बेसिक क्लियर नहीं है। चलो फिर भी पूछ लेना मुझसे कमेंट में अगर समझ ना आ रहा हो, वैसे इसको 2-3 बार सुनो बैक जाके तो समझ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 4560। तो ये तो क्लास मार्क का क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, रिवाइज, इन वीडियोस का पर्पस ही है रिवाइज। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, ये फॉर्मूला याद रख लो। तो ये क्लास इंटरवल है आपका 45 से 60, तो इसमें अपर लिमिट क्या है, ये बड़ा वाला, लोअर लिमिट क्या है, ये 45। तो फॉर्मूले में डाल दो बस, अपर लिमिट यानी कि 60, लोअर लिमिट यानी कि 45 डिवाइड बाई 2, सॉल्व कर दो इसको। 60 प्लस 45 कितना होता है, 105/2, इसको काटोगे तो 2 5 10, 2 4, 52.5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 ही था ना, 6 भी खत्म हुआ है, तो सारे देख के जाओ। नेक्स्ट आपका आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, और कुछ पूछना हो मैथ्स में या किसी में तो आप पूछते रहो मुझसे कमेंट सेक्शन में, कि और किसी टॉपिक पे बना दो या कुछ बता दो, तो पूछ लेना बिना हेजिटेशन के। ठीक है, चलो वीडियो लंबी नहीं करते हैं,
इसको देख लो आराम से, सारे सेट देखो प्लेलिस्ट में जाके, ये आप ही के लिए बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।